चलो, सो हम लोगों ने बेटा देखा कि v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर निकालना है तो आ जाएगा 2 डेल्टा p अपॉन रो। इसकी वैल्यू तुम फाइंड आउट कर सकते हो, बाकी सब कुछ पता है। v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर की वैल्यू पता चल गई। हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है चेंज। ओके, मतलब कि v1 माइनस v2 फाइंड करना है। ये हमें ढूंढना है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। हमने स्क्वायर की वैल्यू ढूंढी है, तो एक काम करते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ v1 माइनस v2 इंटू v1 प्लस v2 इज इक्वल्स टू 2 डेल्टा p अपॉन रो। v1 प्लस v2 कैसे निकालेंगे? तो बेटा एवरेज स्पीड ये तुमको दे रखी है कि प्लेन की एवरेज स्पीड ये है। इसका मतलब क्या हुआ? विथ रिस्पेक्ट टू प्लेन, विथ रिस्पेक्ट टू एयर, प्लेन की स्पीड इतनी दे रखी है 960। समझ में आ रहा है? तो इससे हम लोग एवरेज वेलोसिटी ले सकते हैं इसको, कि भाई v एवरेज जो है वो कितनी है 960। और कोई भी टाइप का एवरेज निकालने के लिए मैं लिख सकता हूँ v1 प्लस v2 बाई 2। और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि v1 प्लस v2 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स 960 किलोमीटर में दिया है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ से मुझे v1 प्लस v2 मिल जाएगा, वो वैल्यू में इधर पुट करने से v1 माइनस v2 मिल जाएगा। आया समझ में? ओके सर, यस सर। ओके, तो सिर्फ एवरेज वेलोसिटी का एक छोटा सा हम लोग को यहाँ पे अजम्पशन लेना है। थैंक यू सर। चलो, ओके ओके। इसके बाद हमारा था 9.8 के बाद 10.8 के बाद 10.9। एनी डाउट इन 10.9? ये तो करवा दिया था शायद, राइट? मैंने क्लास में ही करवाया था। चलो फिर सरफेस टेंशन स्टार्ट कर दे। हाँ सर। कोई डाउट नहीं? हो गए हैं क्वेश्चन? नहीं। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज भी करना स्टार्ट कर देना सब लोग। ओके, उसके फिर डाउट्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर बेटा सारे के डाउट्स लेंगे, ग्रेविटेशन, इलास्टिसिटी और ये फ्लूइड, इन तीनों के जितने भी डाउट है नेक्स्ट क्लास कब है? सैटरडे ही है ना? ओके, सैटरडे ले लेंगे। सैटरडे है या नहीं है? जनरली होता है ना, लास्ट सैटरडे को हम लोगों ने क्लास रखा था। तुमको वीक का टाइम टेबल मिल गया या नहीं मिला? मिल गया है, मतलब जो चल रहा है वैसे ही है ना, तो वेडनेसडे लास्ट और सैटरडे फ्राइडे। लिया था ना क्लास? लास्ट सैटरडे क्लास तो लिया था मैंने बेटा। हाँ, उस लास्ट टाइम तो सैटरडे छुट्टी थी लिया ना, था। तो लास्ट इसलिए सैटरडे लिया। क्लास नहीं नहीं लिया नहीं, था। क्या ओके कुछ भी। हाँ लिया था, सही बात है। ओके, तो शायद इस सैटरडे भी होगा ही होगा। चलो सरफेस टेंशन स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से। सरफेस टेंशन क्या होता है? ओके, तो इसको बेटा हम लोग दो तरीके से समझते हैं। ओके, एनसीईआरटी के अंदर स्टार्टिंग का कुछ इतना मतलब कॉम्प्लिकेटेड दिया कि समझ में नहीं आए, तो थोड़ा डिफरेंट तरीके से समझ के फिर एनसीईआरटी को फॉलो करना बताऊंगा कि एनसीईआरटी में क्या दिया है। ओके, चलो सरफेस टेंशन क्या होता है लिखते जाना साथ साथ। तो सबसे पहली चीज क्या है? इट इज अ प्रॉपर्टी। इट इज प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड के अंदर भी जनरली क्या रहेगा? जनरली हमेशा क्या रहेगा? लिक्विड के लिए एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी है, नॉट फॉर फ्लूइड। फ्लूइड के अंदर दो चीज आती है, एयर और लिक्विड, राइट? एयर क्यों नहीं लेंगे? बिकॉज एयर के पास कोई सरफेस ही नहीं होती। एयर हैज नो सरफेस, तो कोई सरफेस नहीं है, तो बाकी कौन बचा? लिक्विड। तो इज अ प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड टू मिनिमाइज इट्स सरफेस एरिया। इट्स सरफेस एरिया मतलब हमेशा फ्लूइड क्या चाहता है, लिक्विड क्या चाहता है? कि उसका जो सरफेस एरिया है वो कम से कम रहे, जितना कम हो सकता है उतना कम रहे। उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? सरफेस टेंशन। समझ में आ गया क्या है? एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से फ्लूइड का जो एरिया है वो रिड्यूस होके रखे, बहुत ही कम रहे। इस प्रॉपर्टी को सरफेस टेंशन कहते हैं। कोई डाउट इसमें? इसका एक सिंपल एग्जांपल हर बुक में दिया है, एनसीईआरटी के अंदर भी दिया है, कि मान लो मैंने यहाँ पे एक सोप फिल्म ले ली। ये क्या है पूरी? दिस इज सोप फिल्म। सोप फिल्म का मतलब, सोप फिल्म का मतलब सर पता है ना सबको? सोप फिल्म का मतलब क्या होता है? सोप का एकदम बबल। थिन लेयर, बबल नहीं सोप है, सॉल्यूशन का थिन लेयर। सोप का थिन कोई भी लेयर एक ऑफ लेयर। सोप सॉल्यूशन। यस, सोप का एक बहुत ही पतला सा लेयर, उसको हम लोग कहते हैं सरफेस टेंशन। वीडियो ब्लर नहीं है बेटा, सबको दिख रहा है? शायद दिख रहा है सबको? ओके चलो, तो सरफेस सर आप फ्रेम में आते हो ना तब फोकस नहीं होता।
हाँ वो होता रहेगा बेटा, वो कैमरा भी कंफ्यूज हो जाता है ना, कोई बात नहीं। चलो देखो, तो बेटा ये फिल्म है, पूरी फिल्म है सोप फिल्म, मतलब एक थिन लेयर है लिक्विड की। कौन सा लिक्विड की? सोप सॉल्यूशन की। उसके ऊपर मैंने, इसके ऊपर मैंने एक धागा रख दिया। ओके, एक छोटा सा धागा रख दिया जो कि क्लोज्ड सरफेस बनाता था। क्या बनाता था? क्लोज सरफेस बनाता था। तो मैंने देखा इस धागे पे कुछ फर्क नहीं पड़ा, वैसे का वैसा रहा। ओके, अंदर भी सोप फिल्म है, बाहर भी सोप फिल्म है, वैसे का वैसा रहा। कोई डाउट तुमको? नो। ओके, उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद मैंने एक छोटी सी पिन ली और उस पिन से ये जो अंदर की सोप फिल्म बन रही है, धागे के अंदर की सोप फिल्म बन रही है, उसको मैंने प्रिक कर दिया। प्रिक करने का मतलब उसके ऊपर मैंने वो पिन से होल कर दिया, तो मतलब यहाँ की जो सोप फिल्म है वो चली जाएगी। हाँ या ना? क्या हुआ बेटा? हाँ, नहीं हो नहीं रहा है हुआ अभी है। भी? एक मिनट। हो ओके, गया। पता नहीं आगे क्या दिखता रहता है कैमरा में, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। चलो, तो बेटा सोप फिल्म को मैंने यहाँ पे होल्ड कर दिया। जैसे ही सोप फिल्म को होल्ड कर दूंगा, चलो जैसे ही बेटा हम सोप फिल्म को होल्ड कर देंगे, तो मैंने देखा कि ये जो लिक्विड है उसने इस सोप फिल्म जो कि इरेगुलर शेप की थी, उसकी जगह पे सोप फिल्म हो गई ऐसे सर्कुलर जैसी बन गई। तो ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे का रीजन क्या है? तो वही इसके पीछे का रीजन क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस एरिया, राइट। जब ये सोप फिल्म थी और अंदर के अंदर भी सोप फिल्म थी, पूरी सोप फिल्म जब थी, तब क्या हो रहा था? तब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं यहाँ पे धागे डालने से सरफेस चेंज नहीं होता था। उसके बाद जब मैंने इसको हटा दिया, तो बाकी की जो सरफेस बची अब, वो क्या करेगा? अपना एरिया मिनिमाइज करने का ट्राई करेगा। अपना एरिया मिनिमाइज करने के लिए क्या करेगा? वो हर एक जगह से रेडियली आउटवर्ड फोर्स लगाएगा। समझ में आ रहा है? सबने मिलकर क्या किया? अपना एरिया मिनिमाइज करने के लिए क्या किया? रेडियली आउटवर्ड फोर्स लगाया। किस पे? धागे पे, रस्सी पे। तो उसकी वजह से हर जगह पे इक्वल फोर्स लगने से ये क्या बन जाएगा? हर जगह पे इक्वल फोर्स लगने से ये पूरा एक सर्कल बन गया। कोई डाउट? तो बेसिकली सर्कल बनाने से क्या हुआ कि जो सोप फिल्म बाकी बची है उसने अपना एरिया रिड्यूस कर लिया। कोई डाउट? समझ में आ रहा है? तो उसकी इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं? सरफेस टेंशन कहते हैं। ओके, चलो अब एक और चीज ले लेते हैं। मान लो एक फिल्म ले ली मैंने, वापिस वही सर्कुलर फिल्म ले लेते हैं। अब हम लोग मैथमेटिकली बता रहे हैं कि सरफेस एरिया क्या होता है। सो लेट्स से ये पूरी फिल्म है। इस फिल्म के ऊपर मैंने एक इमेजिनरी लाइन खींच दी। दिस इज इमेजिनरी लाइन। ओके, एक्चुअल में कोई लाइन नहीं है, एक इमेजिनरी लाइन हम लोगों ने कंसिडर की है। ओके, जब ये इमेजिनरी लाइन में कंसिडर करता हूं, तो सरफेस जो है वो इस इमेजिनरी लाइन को दोनों तरफ से क्या करेगी? फोर्स लगाएगी। समझ में आ रहा है? और उस फोर्स की वजह से वो बैलेंस रहेगी। जितना फोर्स उस तरफ लगा उतना फोर्स इस तरफ भी लगा, तो ये बैलेंस कंडीशन में रह रही है। ओके, अगर दोनों तरफ सरफेस है तो ऐसा होगा। अगर एक सरफेस निकल जाएगी इमेजिनरी सरफेस में से, ये वाली सरफेस अगर मैं निकालूं, तो सिर्फ इस तरफ फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से सरफेस एरिया रिड्यूस होने का ट्राई करेगा। समझ में आ रहा है? जैसे इसमें किया था कि जब मैंने एक तरफ से फिल्म हटा दी तो सरफेस एरिया रिड्यूस होने का काम किया। कोई डाउट? ओके, सर नहीं समझ क्या में आ समझ रहा में नहीं आया? कौन सी चीज है। समझ में सर नहीं आई? ये ये समझ में आई? सरफेस टेंशन, हाँ वो आ गया, पर वो पहले वाला भी मतलब पता नहीं चल रहा कि क्या ये प्रॉपर्टी क्या है। ओके, एक बात बताओ, जब हमने कुछ भी नहीं रखा था तो ये पूरी मेरी फिल्म थी, इतना कुछ यस एरिया सर। था, ये एरिया पे वो फिल्म रह रही थी। ओके, फिर मैंने क्या डाला इस पे मैंने क्या डाला? एक ऐसा धागा डाल दिया। ओके, अब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जितना फोर्स इस तरफ लग रहा है अंदर की तरफ, उतना ही फोर्स बाहर वाली, क्योंकि इस धागे के अंदर क्या हो रहा है, देखो धागा जो है उसके बाहर भी फिल्म है, अंदर भी सरफेस है,
दोनों तरफ फिल्म है, दोनों तरफ फिल्म है, ऐसा बोल सकता हूँ मैं। यस सर। तो कोई भी एक धागे का क्रॉस सेक्शन ले लूं, मान लो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ का धागा ले लिया, तो इसको इस तरफ भी कोई खींच रहा होगा, इस तरफ भी कोई खींच रहा होगा, तो Yes, टोटल sir. फोर्स अभी कितना लग रहा होगा? 0, कुछ फोर्स Zero. नहीं लग रहा। जब मैं एक छोटी सी पिन से अंदर वाली को मैंने हटा दिया, यहाँ पे मैंने पिंच कर दिया, अरे कौन है ये म्यूट नहीं कर रहा? किसका माइक चल रहा है? ओके, हो गया जो भी है, चलो। तो यहाँ पे मैंने फिर क्या किया, इसको मैंने पिंच किया। हाँ, जैसे ही मैंने इसको पिंच किया तो क्या होगा, यहाँ की फिल्म चली गई। हाँ या ना? Yes, sir. ये फिल्म चली गई, तो अब फोर्स कौन लगाएगा? बाहर वाली फिल्म। बाहर वाली फिल्म ही फोर्स लगा रही है, अंदर तो कोई फिल्म है ही नहीं। Yes. तो ऐसा हर जगह पे देखेंगे, तो हर जगह पे ऐसी फिल्म जो है वो इसको बाहर की तरफ खींच रही होगी। समझ में आ गया? ये फोर्स लग रहा होगा। Yes. अब ये फोर्स इक्वली हर जगह पे लग रहा है, तो ये जो इरेगुलर शेप का जो धागा है उस पे ये फिल्म ने जो फोर्स लगाया उसकी वजह से इसका शेप जो है वो चेंज होके क्या बन जाएगा? Circle. सर्कल बन जाएगा। समझ में आया? अब सर्कल ही Yes, क्यों sir. बना, ट्रायंगुलर क्यों नहीं बना? इसका शेप ट्रायंगल क्यों नहीं बना, सर्कल क्यों बना? एक जगह से इक्वल फोर्स लग रहा है। एक तो पहली Equal बात force लग रहा है। इक्वल फोर्स लग रहा है, हर एक जगह से क्या लग रहा है? इक्वल फोर्स लग रहा है। पहली बात, इक्वल फोर्स इन ऑल डायरेक्शन, इक्वल फोर्सेस लग रहे हैं इन ऑल डायरेक्शन। ओके, दूसरी चीज हमने जो देखी वो ये है कि बेटा अगर हम लोग सर्कल बनाते हैं तो सर्कल ही एक ऐसी चीज है जिससे पूरा जो सरफेस एरिया फिल्म का जो बाकी बचा वो रिड्यूस हो जाए। समझ में आया? अगर यहाँ पे Yes, sir. उतने ही लेंथ का मैं ट्रायंगल बनाता ना तो सरफेस ज्यादा होती, बट सर्कल बनाने से क्या होगा, सर्कल जब बना तो ये जो बाहर की जो फिल्म है उसका एरिया जो होगा, ये पूरा जो शेडेड एरिया मैंने दिखा रहा हूँ, ये शेडेड एरिया क्या बना रहेगा? मिनिमम बना रहेगा। समझ में आया? एरिया क्या बनेगा? मिनिमम। ओके, इसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड टू मिनिमाइज इट सरफेस एरिया इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। आ गया समझ में? Yes. Yes, sir. ओके, अच्छा, दूसरा एक इसके ऊपर हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं कि जो तुम लोग ड्रॉपलेट्स बनाते हो, कौन से उसकी होती है, कौन सा शेप होता है ड्रॉपलेट का? Spherical. व्हाट इज द शेप ऑफ ड्रॉपलेट? स्फेरिकल। तो बेटा कोनिकल क्यों नहीं होता, सिलिंड्रिकल क्यों नहीं होता, क्यूबॉइड क्यों नहीं होता, स्फेरिकल ही क्यों होता है? सरफेस एरिया यही वाला रीजन, के लिए सरफेस टेंशन का यही रीजन। रीजन लगता है, सरफेस एरिया का ही रीजन लगेगा कि बेटा अगर मैं एक कांस्टेंट वॉल्यूम ले लूं, इफ आई कंसीडर कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम मैंने ले लिया, मतलब मान लो, ऐसा समझ लो कि जो स्लाइम देखी होगी तुम लोगों ने, स्लाइम Yes, sir. जो अपना शेप Sir. चेंज कर सकते हैं, या फिर रोटी बनाने का आटा ले लिया। ओके, उस आटे का मैंने एक पर्टिकुलर पोर्शन ले लिया, ओके, स्लाइम का एक पर्टिकुलर पोर्शन ले लिया, मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम ले लिया। अब उतने ही वॉल्यूम से मैंने क्यूबॉइड बनाया, एक मैंने सिलिंड्रिकल शेप बनाया, दूसरा मैंने कोनिकल शेप बनाया, और तीसरा मैंने स्फीयर बनाया। ओके, ये चारों में से या फिर ऐसे कोई भी इरेगुलर शेप भी मैं ले लूं, ओके, ये 3D में इरेगुलर शेप भी मैंने कोई ले लिया, सभी का अगर मैं सरफेस एरिया कैलकुलेट करूं, वॉल्यूम की बात नहीं कर रही है, वॉल्यूम सेम है, सरफेस एरिया अगर मैं कैलकुलेट करूं तो स्फीयर का जो रहेगा वो सबसे मिनिमम सरफेस एरिया होगा। क्या होगा? सरफेस एरिया Minimum. सबसे मिनिमम होगा फॉर स्फीयर। और इसी प्रॉपर्टी की वजह से, टू मिनिमाइज इट सरफेस एरिया, इस प्रॉपर्टी की वजह से कोई भी ड्रॉपलेट देखोगे, कोई भी स्टेबल रहा हुआ ऑब्जेक्ट देखोगे फ्लूइड का, तो वो क्या होगा? मिनिमम एरिया बना के रखेगा, विच मीन स्फीयरिकल शेप में देखने को मिलेगा। अब वो ड्रॉपलेट चाहे कोई किसी का भी हो, कोई भी लिक्विड का हो, वो हमेशा स्फीयर बनाएगा। ओके, बाकी सारे शेप में नहीं रहेगा। तो ये प्रॉपर्टी को क्या नाम दिया? सरफेस टेंशन। कोई डाउट यहाँ तक? No, sir. समझ में आ गया? ये मतलब सरफेस एरिया को रिड्यूस करना चाहता है, ऐसा क्यों होता है वो भी देखेंगे। ओके,
चलो आगे देखते हैं। अब मैथमेटिकली डिराइव कर लेते हैं कि भाई सरफेस टेंशन को हम डिफाइन किस तरह से कर सकते हैं। ये तो प्रॉपर्टी तो बता दी कि प्रॉपर्टी क्या होती है, मैथमेटिकल इसको क्या लिखते हैं। ओके, तो मैथमेटिकल इसको बहुत सिंपल चीज लिखते हैं। अगर मैंने एक इमेजिनरी एरिया लेंथ ले ली इस वायर की, ये जो वायर लिया रेड वाला, वो इमेजिनरी लेंथ का एक वायर लिया, कुछ इस तरफ फोर्स लग रहा होगा, कुछ इस तरफ फोर्स लग रहा होगा, टोटल फोर्स 0 लग रहा होगा। ओके, नेट फोर्स अभी भी 0 है, बट एक तरफ से F से खींच रहा होगा तो दूसरी तरफ भी F से खींच रहा होगा। तो सरफेस टेंशन को हम डिफाइन करते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ। क्या डिफाइन करते हैं? फोर्स पर यूनिट लेंथ। दिस इज नोन एज सरफेस टेंशन। दिस इज नोन एज सरफेस टेंशन, फोर्स पर यूनिट लेंथ। ओके, हर एक लिक्विड की सरफेस टेंशन जो है वो एक प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी होने का मतलब वो फिक्स हो गई। अगर मैं बोल रहा हूँ कि भाई सरफेस टेंशन फॉर वाटर 0.067 ऐसा कुछ मान लेता हूँ। ओके, यूनिट क्या बन जाएगा? तो यूनिट में लिख सकता हूँ न्यूटन डिवाइडेड बाय लेंथ का यूनिट मीटर, न्यूटन पर मीटर। तो ये फिक्स हो गई, अब ये कभी भी चेंज नहीं होने वाली। ओके, टेम्परेचर के साथ चेंज होगी वो सब बात अलग है, बट अगर मैं वाटर ले रहा हूँ नॉर्मल सेम टेम्परेचर पे तो उसकी सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी ये हो गई, इतनी वैल्यू। ये अभी चेंज नहीं होने वाली। समझ में आया? कब तक चेंज नहीं होगी? जब तक उसके अंदर मैं कहीं पे कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं डालूं। ओके, मतलब कि मॉलिक्यूल्स का बेसिक लेवल को चेंज ना करूं, बेसिक प्रॉपर्टी को चेंज ना करूं, या फिर मॉलिक्यूल्स को गर्म ना करूं, हीट ना करूं। हीट करने पे ये वैल्यू चेंज हो सकती है, इम्प्योरिटी डालने से ये वैल्यू चेंज हो सकती है। कोई डाउट? समझ में आ रहा है? यस सर। तो सरफेस टेंशन को मैं लिख सकता हूँ फोर्स पर यूनिट लेंथ, और उससे मेरे को फोर्स निकालना है। फोर्स निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं? S इंटू एल, बहुत सिंपल। आ गया समझ में? कोई डाउट? नो चलो सर। आगे बढ़े। ओके, तो ये लिखते जाओ साथ साथ। ऐसा ये सब लिख लेना, ऐसा यूनिट लिख लेना, न्यूटन पर मीटर। डायमेंशन भी लिख सकते हो। डायमेंशन क्या आएगा? तो बेटा फोर्स का डायमेंशन क्या है? ML/T-2, यही होता है ना फोर्स का डायमेंशन, डिवाइडेड बाय लेंथ, LL कैंसल, MT-2। दिस इज डायमेंशन फॉर सरफेस टेंशन। चलो बड़े आगे। समझ में आ गया? सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ। ओके, डायमेंशन लिख लिया होगा, ये ड्रॉ कर लिया होगा। नीचे लिखना है तो लिख सकते हो, सरफेस टेंशन इज force acting due to liquid surface per unit length, surface per unit length। ओके, और बेटा इस सरफेस टेंशन की वजह से ही बहुत सारे फिनोमिना होते हैं। जैसे तुम लोगों ने ड्रॉपलेट्स देखी होगी, जो जाकर जिसको बोलते हैं। ओके, उसकी ड्रॉपलेट देखी होगी तो वो सरफेस के साथ चिपक के नहीं रहती, वो सरफेस के ऊपर जस्ट एक पूरा सर्कुलर ड्रॉपलेट बना के रखती है। ओके, उसके अलावा मर्क्यूरी का एग्जांपल ले सकते हो। मर्क्यूरी कभी भी लिक्विड को, मतलब सॉरी सॉलिड को वो वेट नहीं करती, वो भिगाती नहीं है, उसके ऊपर जस्ट कनेक्ट होते रखती है, पर उससे चिपकती नहीं है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी लिक्विड सॉलिड के साथ चिपक के रहेगा या चिपक के नहीं रहेगा, उसका रीजन भी क्या है? सरफेस टेंशन। आ गया समझ में यहाँ तक? सर सरफेस टेंशन और ये मतलब चिपकना कैसे रिलेटेड है? वो करेंगे, हम आगे करेंगे। ओके, कांटेक्ट किस तरह से रहता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। चलो हटा दो इसको, लिख लिया यहाँ तक सब कुछ? ओके, हटा दो। सरफेस टेंशन की डेफिनेशन सब समझ में आ गया? चलो यस सर। ओके, अब बात करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा था। ये सरफेस टेंशन लगता है तो क्यों लगता है, ऐसी प्रॉपर्टी कहाँ से आई? ओके, चलो तो प्रॉपर्टी क्या है वो समझ लिया, कहाँ से आई, क्यों आई, कैसे आई, वो देखते हैं। तो सबसे पहली चीज ध्यान से सुनना। ओके, अब जो पढ़ने वाले हैं सरफेस टेंशन के साथ साथ जो मेन पढ़ने वाले हैं दैट इज सरफेस एनर्जी। ओके, सरफेस एनर्जी क्या होता है?
तो मान लो मैं एक लिक्विड का पूरा वेसल ले रहा हूँ, ओके, ये उसकी सरफेस दिख रही है। इसका अगर मैं कोई भी मॉलिक्यूल ले लूं, अच्छा एक और चीज, यहाँ लिक्विड के अंदर जो चीज है, दिस इज नोन एज बल्क। इसको हम क्या कहते हैं? बल्क बोलते हैं, ओके। और सबसे ऊपर जो तुमको दिख रहा है, ये तो सबको पता है, ये क्या कहते हैं? इसको सरफेस कहते हैं। तो जो मैं बल्क का जो मॉलिक्यूल है और सरफेस का जो मॉलिक्यूल है, उन दोनों का कंपैरिजन करने वाला हूँ। तो भाई बल्क के मॉलिक्यूल में क्या हो रहा होगा, सरफेस के मॉलिक्यूल में क्या हो रहा होगा, ओके। चलो, तो मैं सबसे पहले बल्क का मॉलिक्यूल लेता हूँ। तो ये जो बल्क का मॉलिक्यूल है, वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करेंगे तो हर एक जगह से अपने ही ऑब्जेक्ट के साथ क्या कर रहा होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लग रहे होंगे, हाँ या ना? ओके। दूसरा, दो टाइप के बेटा फोर्सेस होते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ। एक होता है कोहेसिव फोर्स, पता हुआ, ये सब पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा है? यस पढ़ा। कोहेसिव फोर्स। दूसरा क्या होता है? adhesive force, adhesive फोर्स, राइट? कोहेसिव फोर्स एंड adhesive फोर्स। कोहेसिव फोर्स का मतलब क्या होता है? तो कोहेसिव फोर्स का मतलब होता है फोर्सेस बिटवीन सेम टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, ओके। और adhesive क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा फोर्सेस बिटवीन different type of molecules, different types of molecules, ओके। तो अगर मैं बल्क की बात करूं, बल्क के मॉलिक्यूल की बात करूं, तो इस मॉलिक्यूल के ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा वो कौन से टाइप का होगा? कोहेसिव होगा, अधेसिव होगा? ये मॉलिक्यूल पे फोर्स कौन सा लग रहा होगा? कोहेसिव, बिकॉज उसके आजू बाजू वाले लिक्विड उसी के टाइप के हैं और उसको खींच रहे हैं, तो ये कोहेसिव फोर्स है। बट अगर मैं लिक्विड की जो सरफेस पे है, यहाँ की अगर कोई मॉलिक्यूल की बात करूं, तो उसके नीचे जो रखा है वो लिक्विड रखा है, तो वो उसको अपनी तरफ खींच रहे होंगे, लिक्विड जो रखा है वो अपनी तरफ खींच रहे होंगे। ये कौन सा होगा? कोहेसिव फोर्स होगा, ओके। दूसरा फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे, इस पार्टिकुलर पे लग रहा होगा, पार्टिकल पे लग रहा होगा, वो कौन सा लग रहा होगा? तो हम बोल सकते हैं कि वो दूसरे किसके साथ कांटेक्ट में है? एयर के साथ कांटेक्ट। एयर के साथ। तो ये कौन सा फोर्स लग रहा होगा? अधेसिव। ये कौन सा लग रहा है? कोहेसिव। आ गया समझ में? यस सर। आउट, ओके। जनरली अगर हम वाटर की बात करें तो उसके लिए जो अधेसिव फोर्स है वो बहुत कम होगा एज कम्पेयर टू कोहेसिव फोर्स। मतलब एयर जो फोर्स लगा रही होगी वो उतना ज्यादा नहीं होगा, तो हम इसको अभी हटा देते हैं एज कम्पेयर टू लोअर फोर्सेस। तो इसको भूल जाते हैं। जो नेट फोर्स लग रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो अब ये कहाँ जाएगा? अगर नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो ये ऑब्जेक्ट जो मॉलिक्यूल है वो कहाँ जाएगा? नीचे, नीचे। नीचे की तरफ जाएगा। अगर वो नीचे की तरफ गया तो प्रॉब्लम क्या होगा? उसकी जगह लेने के लिए कोई दूसरा तो आना ही चाहिए। नीचे के पार्टिकल ऊपर आएंगे। नीचे का जो कोई पार्टिकल अगर वहां पे आ गया तो उस पर भी फोर्स कौन से लगेंगे? मान लो यही पार्टिकल दौड़ता दौड़ता ऊपर चला गया, तो अब क्या होगा? अब क्या होगा? उस पार्टिकल के साथ भी सेम कंडीशन होगी, तो वो वाला पार्टिकल भी क्या आएगा? नीचे आएगा। सर ये प्रोसेस कंटिन्यू होती रहेगी ना, मतलब ऊपर नीचे? यस, हाँ। अगर मान लो मैं ये प्रोसेस ऐसा बोल रहे हैं कि ये प्रोसेस अगर कंटिन्यू होती जाए तो इसका मतलब कोई सरफेस पे रहना ही नहीं चाहता। इसका बेसिक मतलब ये हुआ ना, सरफेस पे कोई रहना ही नहीं चाहता, सब लोग नीचे ही आना चाहते हैं। पर सरफेस वो किसी ना किसी को तो रहना पड़ेगा। ऐसा तो होगा नहीं कि सरफेस बनेगी ही नहीं, दैट इज नॉट पॉसिबल। सरफेस तो बनी रही है, जो हम देख भी रहे हैं, राइट? और अगर ऐसा मॉलिक्यूल को देखो तो हमको देखने को नहीं मिलता। जनरली इस मॉलिक्यूल को हम देखेंगे कि ये नीचे जा रहे ऊपर जा रहे, वो देखने को नहीं मिलता। मतलब ये बात तो सही है कि ये मॉलिक्यूल नीचे आना चाहता है, राइट? बट वो अगर नीचे भी आएगा तो दूसरा मॉलिक्यूल उधर जाएगा और वो भी नीचे आना चाहेगा। मतलब चाहे यहाँ पे कोई भी मॉलिक्यूल आए, सरफेस पे चाहे कोई भी मॉलिक्यूल रहे, ओके, उसके पास क्या होगा? उसके पास क्या होगा? तो मैं बोल सकता हूं कि सरफेस पे रखे हुए कोई भी मॉलिक्यूल्स के पास एक एडिशनल एनर्जी होगी जो बाकी लोगों के पास नहीं है। क्या होगा उसके पास?
एडिशनल एनर्जी। कहाँ पे? एट सरफेस। सरफेस पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसके पास एडिशनल एनर्जी है। कैसे आई एडिशनल एनर्जी, क्यों है वो देखते हैं। तो ये मॉलिक्यूल नीचे जाना चाहता है, तो बेटा नीचे वाला जो मॉलिक्यूल है, यहाँ का मान लो कोई मॉलिक्यूल ले लेते हैं। ये मॉलिक्यूल तो काफी स्टेबल है, हर जगह पे फोर्स लग रहा है, काफी स्टेबल मॉलिक्यूल है, तो ये सरफेस पे जाना तो चाहता नहीं है, हाँ या ना? ये मॉलिक्यूल हाँ। काफी स्टेबल है, ये सरफेस पे जाना नहीं चाहता है, पर सरफेस खाली है तो किसी को तो जाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये मॉलिक्यूल पे कोई ना कोई एक फोर्स लग के उसको ऊपर पहुंचा रहा है, हाँ या ना? हाँ। समझ में आ रहा है? ये मॉलिक्यूल इधर स्टेबल है, उसको जाने की जरूरत नहीं थी, बट यहाँ पे बुलाया किसी ने जिसकी वजह से इसको जाना पड़ेगा। मतलब जब ये पार्टिकल नीचे से ऊपर तक सरफेस तक पहुंच रहा है तो कोई ना कोई उस पर वर्क कर रहा होगा, तभी वो ऊपर पहुंच रहा है, वरना तो यहाँ पे वो स्टेबल था। समझ में आया? तो सरफेस जो बन रही है उसमें जितने भी पार्टिकल है वो ऐसे पार्टिकल है जिसपे किसी ने वर्क किया होगा, जिसकी वजह से वो सरफेस पे है। समझ में आ रहा है ये? समझ में आ रहा है? यस। नीचे कोई भी पार्टिकल है, अगर उसको सरफेस पे पहुंचना है तो कोई वर्क करना पड़ेगा, तब वो सरफेस पे पहुंचेगा। बिकॉज सरफेस पे क्या है? एनर्जी ज्यादा है। कहां से आई? तो किसी ने वर्क किया, इसलिए उसके पास एनर्जी ज्यादा आई। समझ में आया ये? समझ में आया? तो इसका बेसिक मतलब ये हुआ, हम लोग इस मॉलिक्यूल्स को ऊपर और नीचे मोशन के बारे में बात नहीं करेंगे आगे, ये जो समझाने के लिए बताया। मॉलिक्यूल्स जो सरफेस पे आ गए हैं उसका रीजन ये है कि उसके पास कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी है, तभी वो वहां पे रह रहे हैं, वरना वहां पे नहीं रह सकते। ओके, सो देयर इज सम एडिशनल एनर्जी एट द सरफेस। कोई डाउट? कुछ एडिशनल एनर्जी है सरफेस पे। समझ में आ गया? समझ में आ गया ये? हाँ सर। यस कोई सर। डाउट यहाँ तक? अच्छा, अगर ये समझ में आ गया कि सरफेस पे एडिशनल एनर्जी है, तो एक बात बताओ कि कोई भी सिस्टम है वो मैक्सिमम एनर्जी में रहना चाहती है या मिनिमम एनर्जी पे रहना चाहती है? मिनिमम। ओके, एवरी सिस्टम विल बी स्टेबल एट मिनिमम एनर्जी लेवल। ओके, लिख लो ये, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ अभी, लिख लो। एवरी सिस्टम will be stable at minimum energy level. Every system will be stable at minimum energy level. जहां पे एनर्जी लेवल मिनिमम है वहां पे वो स्टेबल रह सकती है। तो क्या अब समझ में आ गया कि लिक्विड जो है वो अपना सरफेस एरिया मिनिमम क्यों करना चाहती है? क्योंकि सरफेस पे ज्यादा एनर्जी है, और कोई भी ऑब्जेक्ट स्टेबल तब रहेगा जब क्या होगा? स्टेबल तब रहेगा जब क्या होगा? एनर्जी मिनिमम रहे। समझ में आ गया? कोई डाउट? देखो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट यहाँ पे है मेरे पास। ओके, दिख रहा है ये? स्फेरिकल Yes, क्यों है? स्फेरिकल क्यों है? इस पे भी मैं सेम लगा सकता हूँ, सेम चीज लगा सकता हूँ। ओके, ये स्फेरिकल इसलिए है बिकॉज इसकी एनर्जी जो है वो स्फेरिकल में ही मिनिमम रहती है। ओके, अब एक सिंपल चीज करते हैं, मैं इसको यहाँ से दबाता हूँ। जब मैं इसको यहाँ से दबा रहा हूँ क्या हो रहा है? इसकी एरिया बढ़ा रहा है। जब मैं इसको दबा रहा हूँ तो बेसिकली हो क्या रहा है? दिख नहीं रहा है, रुक जाओ एक मिनट, दूसरा कोई ओके। तो बेटा इसको जब मैं दबा रहा हूँ, जब इसको मैं ऐसा पुश किया तो हुआ क्या? इसकी सरफेस एरिया बढ़ गया। सरफेस एरिया बढ़ गया, हाँ या ना? जब मैं इसको पुश करूंगा सरफेस एरिया बढ़ रहा है। ओके, मतलब क्या हुआ? देखो ध्यान से, अगर सोचो कि अगर मेरे को सरफेस एरिया बढ़ाना है तो मुझे क्या करना पड़ा? सरफेस एरिया बढ़ाना है तो मुझे क्या करना पड़ा? फोर्स लगाना पड़ा। मतलब बेसिकली और सोचो बेटा, फोर्स तो बहुत सिंपल, छोटे बच्चे भी बोल देंगे। क्या करना पड़ा? मुझे वर्क करना पड़ा। वर्क करना पड़ा ना मुझे कुछ। ओके, तुम फोर्स बोलोगे ऐसा नहीं चलेगा, वर्क करना पड़ रहा है ऐसा बोलना है। तो जब मैं इसका
एरिया बढ़ाना चाहता हूँ, मैं उसको पुश करूंगा, मतलब मैं उस पर वर्क करूंगा, तब उसका एरिया बढ़ेगा, वरना एरिया नहीं बढ़ेगा। इसका सिंपल मतलब ये हो गया कि लिक्विड जो है वो मिनिमम एरिया पे रहना चाहती है। अगर इसका एरिया बढ़ाना है तो मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा। आ गया समझ में? और वो जो एक्स्ट्रा वर्क किया वो किस में स्टोर हो जाएगा? एज अ सरफेस एनर्जी स्टोर होगी। जो एक्स्ट्रा वर्क कर रहा हूँ वो कहाँ स्टोर होगा? इट विल बी स्टोर्ड एज अ सरफेस एनर्जी। आ गया समझ में यहाँ तक? ओके, कोई यस डाउट? सर। कोई डाउट? सरफेस एनर्जी समझ में आई? सर हाँ बोलो। सर मतलब जो मॉलिक्यूल सरफेस पे गया कुछ वर्क करके, उसके बाद हाँ जो एडिशनल वर्क हुआ वो ही उसकी सरफेस एनर्जी है क्या? हाँ, वही उसकी सरफेस एनर्जी है। ऐसा हम बोल सकते हैं कि जो सरफेस पे है, ओके, सरफेस को मिनिमम करना चाहता है कोई भी लिक्विड। क्यों? बिकॉज वहां पे एनर्जी ज्यादा होती है, सरफेस पे रहने पे एनर्जी ज्यादा होती है। ओके, अब अगर मुझे सरफेस एनर्जी कितनी आ रही है वो मुझे फाइंड करना है। ओके, देखो ध्यान से, ये जो मेरा बलून था उसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स है उसके पास उतनी एनर्जी नहीं होगी जितनी एनर्जी बाहर के मॉलिक्यूल्स के पास है। बाहर के मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी ज्यादा है और स्टेबल रहने के लिए वो अपना एरिया मिनिमम रखती है। अब मुझे चाहिए कि भाई इसकी सरफेस एनर्जी फाइंड करनी है। अगर मुझे इसकी सरफेस एनर्जी फाइंड करनी है तो इसका मतलब क्या होगा? मैं क्या करूंगा? इसको दबाऊंगा, मतलब मैंने कुछ वर्क किया, हाँ या ना? मेरी कुछ एनर्जी खराब हुई, मेरी कुछ एनर्जी चली गई। अब मैं क्या बोलूंगा? वो एनर्जी कहाँ गई? तो वो एनर्जी इसके सरफेस एरिया को इंक्रीज करने में गई। यस, समझ में आया? मैं जब दबा रहा हूँ तो इसकी एनर्जी बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि मैंने वर्क किया, तो मेरा वर्क जो है वो इसकी एरिया बढ़ाने में गई। समझ में आ गया? मेरा वर्क कहाँ गया? उसका एरिया इसकी बढ़ाने में। एरिया बढ़ाने में। क्यों? क्योंकि एरिया बढ़ने से एनर्जी बढ़ती है। आ गया समझ में? चलो, एडिशनल एनर्जी एट द सरफेस। सो एवरी लिक्विड, लिखते जाओ, एवरी लिक्विड will be stable, will be at stable condition when its surface area is minimum. जब उसका सरफेस एरिया मिनिमम होगा, ओके, तब वो स्टेबल कंडीशन में रहेगा। चलो अब आगे देखते हैं। तो सरफेस के पास ज्यादा एनर्जी है, बाकी सब लिक्विड के पास, बल्क के पास कम एनर्जी है। ये बेसिक मतलब हो चुका है। अब देखते हैं कि मान लो मैंने एक फिल्म ले ली, ओके, यहाँ पे मैंने एक ऐसा लूप बनाया और जो मेरी फिल्म है वो फिल्म यहाँ पे है। दिस इज माई फिल्म। ओके, यहाँ पे मैंने कुछ फिल्म ले रखी है। कोई डाउट? सोप फिल्म वापस मैंने ले ली यहाँ पे। कोई डाउट? नो। चलो अब एक बात बताओ, सिंपल चीज बताओ। अगर ये जो मैंने ड्रॉ किया ना वो स्लाइडर है। स्लाइडर मतलब इसको मैं मूव कर सकता हूँ। तो मान लो मैंने थोड़ा इसको मूव किया और मतलब थोड़ा फोर्स लगा के छोड़ दिया, तो क्या होगा? जब मैं फोर्स लगा के छोड़ दूंगा तो वापस क्या होगा? वो अपनी जगह पे आ जाएगा, हाँ या ना? जब मैं इसको खींच रहा हूँ तो वो यहाँ पे आया, मान लो यहाँ पे आया। ओके, मैंने फोर्स लगाया F, उसकी वजह से वो डेल्टा एक्स जितना आगे बढ़ा। कितना आगे बढ़ा? मैंने फोर्स लगाया F, इसकी लेंथ हम लोग ले लेते हैं L, तो मेरे जो फोर्स लगा उस वजह से डेल्टा एक्स जितना वो आगे बढ़ा। ओके, फिर मैंने फोर्स हटा दूंगा तो क्या करेगा? ये एरिया वापस क्या करेगा? अपने आप को स्टेबल लाने के लिए क्या करेगा? वापस अपनी जगह पे आ जाएगा, कम कर देगा। कोई डाउट? नो सर। अब देखते हैं। अब मैं लिख रहा हूँ वो देखो ध्यान से। ओके, तो मैं फोर्स लगा रहा हूँ F, इसकी लेंथ है L, मैंने जो फोर्स लगाया उससे डेल्टा एक्स जितना आगे बढ़ा। वर्क डन बाय फोर्स, वर्क डन बाय फोर्स F। कितना वर्क डन किया बेटा फोर्स F ने? एफ डेल्टा एक्स। तो फोर्स लगा F, डेल्टा एक्स उसका क्या आया? डिस्प्लेसमेंट। तो F इंटू डेल्टा एक्स जितना हमने वर्क
वर्क डन किया। कोई डाउट यहाँ तक? नो। कोई डाउट? चलो No. अब इसके बाद अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि जो भाई सरफेस में जो चेंज आया, एरिया में जो चेंज आया वो कितना आया, व्हाट इज द चेंज इन द एरिया। अब मैं क्या फाइंड करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने जो वर्क किया उससे एरिया चेंज हुआ, तो अब मैं फाइंड करता हूँ कि व्हाट इज चेंज इन सरफेस एरिया। चेंज इन सरफेस एरिया, कितना टाइम बाकी है? 3 minutes. 3.5 minutes. ओके ओके, व्हाट इज चेंज इन सरफेस एरिया। सरफेस एरिया में क्या चेंज आया? मैं बोल सकता हूँ कि पहले इसका कुछ यहाँ पे लेंथ होगी, उस लेंथ को मैं x बोल देता हूँ। तो पहले सरफेस एरिया कितना था? इनिशियल एरिया, इनिशियल कितना था? क्या मैं लिख लूँ x इंटू एल? क्या ये सही है? हेलो, आवाज आ रहा है मेरा? हाँ सर। ओके, तो क्या ये एरिया a इंटू एक्स ले लूँ, x इंटू एल ले लूँ, सॉरी x इंटू एल एरिया है, हाँ या ना? हाँ। देखो बेटा ध्यान से देखो, ये क्या है, एक लूप है, इसके पीछे भी उतनी ही सरफेस पड़ी होगी ना। तुम एक सोप फिल्म ले रहे हो तो आगे की एरिया तो तुम्हें दिख रही है, पीछे की एरिया नहीं दिख रही है, दोनों तरफ सरफेस है ना। अब हाँ सर सर। मतलब हाँ पतला ना? क्यूबॉइड। क्यूबॉइड नहीं है बेटा ये। अरे सर पतला समझ सकते हैं ना, मतलब कि हाँ, पतला ज्यादा समझ थिक सकते हैं, नहीं। यस यस, पतला समझ सकते हैं, यस यस यस। ओके। ओके, तो आगे भी सरफेस दिख रही है, वो उतनी सरफेस पीछे भी होगी, तो टोटल सरफेस कितनी हो है? 2xl, हाँ या ना? ये इनिशियल सरफेस एरिया है 2xl। बाद में फाइनल सरफेस एरिया कितना हुआ? तो मैं बोल सकता हूँ ये लेंथ होगी x प्लस डेल्टा एक्स, तो 2 तो रहेगी x प्लस डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई बाई एल। तो चेंज इन एरिया कितना आया? तो चेंज इन एरिया में बोल सकता हूँ 2 डेल्टा एक्स इंटू एल, दिस इज द चेंज इन एरिया। अरे आ रहा है समझ में? यस सर। ओके, 2 डेल्टा एक्स इंटू एल, दिस इज द चेंज इन एरिया। ओके, अब एक सिंपल चीज देख लो कि इतना एरिया चेंज हुआ, मैं लिख सकता हूँ कि वर्क डन इज इक्वल्स टू व्हाट? वर्क डन इज इक्वल्स टू व्हाट? चेंज इन सरफेस एनर्जी। पहले जितनी थी उससे कितनी बढ़ गई, उतना ही तो मैंने वर्क डन किया होगा। आया समझ में? तो ये यस मैं सर। लिख लेता हूँ f इंटू डेल्टा एक्स विल बी इज इक्वल्स टू Yes, चेंज इन sir. सरफेस एनर्जी जो है उसको मैं लिख लेता हूँ s इंटू डेल्टा ए, वेर s इज व्हाट? तो s को मैं बोल देता हूँ सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। सरफेस एनर्जी। सर नई मीटिंग ज्वाइन करनी है? 5 मिनट का ब्रेक ले लो, 5 नहीं, थोड़ा ब्रेक ले लो। 10:45 को आ जाओ। ठीक है सर। ओके, 10:45 को आ जाओ, यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे वापस। चलो बाय बाय। Bye.